Thank you. Good night. Right, and at the moment with us from the other side, Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi साहब, नमस्कार। हर हर महादेव, जय सिया राम। हर हर जय सिया राम, हर हर महादेव। आप थोड़ा उधर के चेहरे से भी सर क्या हो गया सर, ये क्या हुआ ये तो बताओ। मुस्कान कहाँ गए आपका? सर अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से हंस रहे हैं। छोड़िए सर, ये तो पब्लिक इमेज है। क्या अंदर से मुझे मालूम है मुकेश गांधी साहब को रिजल्ट पहले से ही मालूम था। अब ये क्या है कि जहां प्रफुल्ल पटेल जाएंगे उनको जाना पड़ेगा, तो पब्लिक में तो उस टाइम पे बोल नहीं सकते थे। अब तो बोल दो सर, अब तो बताइए। चलिए बोलिए सर मुकेश गांधी। देखिए, आपने मुझे पार्टी के प्रवक्ता से ज्यादा एक राजकीय विश्लेषक बना दिया है। जी बिल्कुल। तो और मैंने हमेशा विश्लेषण वो हिसाब से आपके साथ हमेशा शेयर किया है। और आज आप देखिए कि मुझे एक बात का बड़ा संतोष हुआ है कि इतना ये जो इलेक्शन सिस्टम के ऊपर कांग्रेस और अपोजिशन जो डाउट करती थी, वो डाउट तो उनका क्लियर हो गया, क्योंकि उनकी सर अभी भी डाउट कर रहे हैं, सारा रिजल्ट आया अभी भी डाउट कर रहे हैं। तो अभी ईवीएम मशीन के बारे में बोल रहे हैं। अरे मुकेश गांधी साहब आपको पता नहीं, अभी कंप्लेंट करी है ममता बनर्जी ने, तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव कहता है कि हमारी मिनिमम 14 सीट आनी चाहिए बिहार में, ये ईवीएम में गड़बड़ हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, वो तो थोड़ा चालू रखेंगे ऐसा दिखाने के लिए, पर बाकी तो ईवीएम इज अ क्लिस्टर क्लियर और कोई करप्शन नहीं है। वो तो मोदी जी ने प्रूव करके दिखाया है, इलेक्शन कमिश्नर ने भी दिखाया है, तो इनके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन मुकेश गांधी साहब, अजीत दादा पवार साहब की सिर्फ एक सीट आई है, और वो भी सुनील तटकरे साहब की सीट आई है। सुनील तटकरे साहब जो हैं जनाब, वो अपने बलबूते पे जीते हैं। सुप्रिया सूले भी जीत गई सर। वहां तो अपेक्षा ये थी कि सुनेत्रा जी जीत जाएंगी। अब सुप्रिया सूले जी जीत गई, तो इसका मतलब असली पवार कौन है? शरद पवार। कहने का मतलब ये हुआ। अब आप बोलें सर मुकेश गांधी साहब। देखिए, ऐसा है कि अभी एक तो ये इलेक्शन से फायदा हमको क्या हुआ कि हमारे इंडिया में एक हेल्दी डेमोक्रेसी का एक चैप्टर अभी नया खुला है जी। एक तरफ रूलिंग पार्टी भी है और उतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी भी है। तो इतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी हमारे यहाँ अभी आने वाले 5 सालों में हमको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं मतदारों को धन्यवाद करता हूं। अभी हार और जीत, जो जीता वो सिकंदर, वो तो हम कहते ही हैं। जी बिल्कुल। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये इलेक्शन में ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। तो ये पूरा इलेक्शन का दौर ही पूरा अलग टाइप का चला था। एंड वन अदर थिंग व्हिच यू मे हैव फॉरगॉटन, व्हिच आई रिमेंबर यू सेड ऑन द शो। मुकेश गांधी साहब, आपने शो में कहा था, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, मुकेश गांधी साहब had said, you can never write off anybody. You cannot write off Mr. Sharad Pawar, you cannot write off Mr. Uddhav Thackeray also. Never. They always, whichever party there is, they always have supporters and they can make a comeback anytime. ये आपके शब्द थे, मैं आपको याद दिला रहा हूं। अब आप बोले सर प्लीज। थैंक यू। क्या है, देखिए, जितने ऑपोजिशन वाले होते हैं या रूलिंग में होते हैं जी, देखिए, मुझे पहले शिवसेना के मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी शिवाजी पार्क की रैली में डुप्लीकेट शिवसेना बोलेंगे तो पूरा मत मुंबई का पूरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिल जाएगा, क्योंकि लोगों के साथ में इमोशनल बॉन्डिंग उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छी तरह से की हुई थी। तो उसका परिणाम यही आया जी। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई ब्लेम होता है तो नरेंद्र मोदी जी हमेशा रिएक्ट करते हैं। उसी तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी रिएक्शन किया और डुप्लीकेट शिवसेना के कारण पूरे जो मराठी मतदाता थे और उनके साथ में जो मुस्लिम मतदाता जुड़े हुए थे, ये सभी को एक पूरा इमोशनल उद्धव ठाकरे को सपोर्ट देने का डील हो गया और पूरी इलेक्शन की गेम चेंज हो गई। वैसे ही उन्होंने शरद अजीत पवार की एनसीपी को भी डुप्लीकेट कहा, इससे भी पूरा सेंटीमेंट शरद पवार साहब के साथ में लोगों का जुड़ गया और उनके पास लोग इकट्ठे हो गए वापिस। और दूसरा, गांधी साहब, मुझे एक आपको रिमाइंड करना था। एक मिनट। यस। और दूसरा, सुप्रिया जी के साथ में जो प्रचार में हमारे कुछ लोग गए थे, उन्होंने
जो नहीं बोलना चाहिए ऐसा अनाप शनाप कमेंट वहां करते रहते थे, उसके कारण भी पूरा इंटरनल माहौल जो था ना, वो सुप्रिया जी के इलेक्शन में अजीत पवार की वाइफ सुनित्रा जी के अगेंस्ट में चला गया है। ऐसा भी अंडर करंट आया है। एक चीज आप भूल गए। मेरा बात एक कहने का मतलब ये है कि लोग आजकल, आप किसी के ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करते हो, उसको अपोजिशन को कुछ ना कुछ ब्लेम करते हो, तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोग कहते हैं कि आप क्या हो, आपको क्या करना है, वो बात बताओ। मुकेश गांधी साहब, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये थैंक द पीपल फॉर द फेथ फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। ही इज क्लियर कट सेड दैट वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जी बोले कि I will, people have placed their faith in NDA for a third consecutive time. This is a historical feat in India's history. मोदी साहब का अभी भी ट्वीट किया। I bow to Janata Janardhan for this affectionate assure them that we will continuously do good work and the last decade and fulfilling all the aspirations of the people. Mukesh Gandhi Sahab, it is clear cut that Modi Sahab is already made up his mind to form the government. The government will be formed with Prime Minister Modi. That's clear with this tweet right now. गांधी साहब, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि रूलिंग और ऑपोजिशन अभी स्ट्रांग हो गया। मोदी जी को गवर्नमेंट बनानी ही चाहिए और वो बनाएंगे, और उनके साथ में जो भी उनके एनडीए के घटक है उनको भी अपने साथ में रखेंगे। और एक बाजू में चंद्रबाबू नायडू जो है वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह है, वो काम करने वाले हैं, तो वो तो उनको सपोर्ट करेंगे। और आज मैंने ऐसा सुना है टीवी पर से कि उनको एनडीए का कन्वीनर भी बनाएंगे, तो बहुत एक अच्छी घटना है। और दूसरी बात कि अभी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, ऐसा भी मुझे विश्वास लगता है। और नीतीश कुमार भी अगर उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया जाए तो नहीं देंगे। जैसे कि अभी हवा चल रही है। सर पूरी बात सुन लें। जैसे कि अभी हवा चल रही है कि शरद पवार साहब ने दोनों से बात करी है, चंद्रबाबू नायडू से भी और नीतीश कुमार जी से भी, और ये कहा है कि भैया एनडीए में रहोगे तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इस तरफ आ जाओ, एक को प्रधानमंत्री बना देते हैं, दूसरे को बोलो नॉमिनेट करे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसको बनना है। ये सुनने में आया सर मुकेश गांधी साहब। देखिए भाई, पॉलिटिक्स में कल कुछ भी हो सकता है जी, और आपके पास तो हमारे से भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स भी आते हैं। और अगर जिस तरह से शरद पवार जी ने उद्धव को आगे करके महाराष्ट्र में भी युति सरकार के करके उन्होंने सामने महाविकास आघाड़ी बना दी थी और उद्धव को सीएम बनाया था, ऐसा कल कोई प्रपंच होगा तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। कंफर्मेशन क्या है मुकेश गांधी साहब? कंफर्मेशन यह है कि शरद पवार साहब ने कहा कि मैंने दोनों से बात नहीं किया। जब बोलते कि दोनों से बात नहीं किया तो आप भी जानते हो क्या किया होगा। जरूर बात किया होगा। वो जब कहते हैं कि नहीं किया माने उन्होंने किया 100%। लेकिन एक चीज आप भूल गए मुकेश गांधी साहब। हाँ जी, एक चीज आप भूल गए, मैं आपको याद दिलाता। हाँ बोलिए। मेरी और आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? आपने खुद कहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। बिकॉज लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आई लव द मैच्योरिटी इन दिस मैन। मुकेश गांधी साहब जो भी बात करते हैं पूरे देश के हित में बात करते हैं और बड़ा बैलेंस व्यू प्रेजेंट करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो अजीत दादा पवार के साथ है इसका मतलब हमेशा अजीत दादा पवार की तारीफ ही करेंगे, ऐसा नहीं है। सर जो जेपी नड्डा साहब ने कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, सर ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी जहां तक मैं समझता हूं। संघ के कार्यकर्ता बड़े आहत हुए थे ये बात सुन करके, वी डोंट नीड द आरएसएस, ऐसा जेपी नड्डा साहब ने कहा। आपको लगता नहीं कि इससे काफी फर्क पड़ा होगा सर, स्पेशली उत्तर प्रदेश? बहुत फर्क पड़ा। जेपी नड्डा जी ने ब्लंडर कर दी। लास्ट टाइम मैंने उनका बचाव इसलिए किया था कि भाई कम्युनल रायट नहीं होवे, ये नहीं होवे, पर मैंने आरएसएस के कनेक्टेड बड़े बड़े लोगों के साथ भी नागपुर में, वर्धा में बात की और मैंने पूरा रिपोर्ट लिया तो आरएसएस पूरी नाराज हो गई है। और यूपी के अंदर भी जो डाउनफॉल हुआ है और अयोध्या की जैसी सीट भी आज जो हमारे बीजेपी के पल्ले में नहीं आई है, उसके पीछे आरएसएस के कारण वो कार्यकर्ताओं का विड्रॉल है। और ये नड्डा जी ने इतना बड़ा डैमेज किया है इलेक्शन को कि जिसका कोई
शब्द नहीं है उनके लिए। जी बिल्कुल गांधी साहब, अब अनडिवाइडेड एमवीए, आप एक चीज को देखिए कि शरद पवार साहब ने एमवीए को जिस प्रकार से जोड़ दिया था, एन अनडिवाइडेड एमवीए वाज एब्सोल्युटली डेंजरस फॉर द बीजेपी, बिकॉज उनके वोट शेयर 50 के ऊपर जा रहा था, और उससे अभी तो एटलीस्ट आपको 18 सीट मिला है। तो अगर अनडिवाइडेड एमवीए था तो एक भी सीट नहीं मिलता, बिकॉज पूरे 48 के 48 सफाई होता। तो बीजेपी का एक मास्टर प्लान था, डिवाइड कर दिया, अजित पवार साहब को डिवाइड कर दिया, और एकनाथ शिंदे जी को डिवाइड कर दिया। आज आपको 18 सीट मिला है। डोंट यू थिंक दैट वाज आल्सो अ मास्टरपीस बाय बीजेपी? नहीं तो स्वीप हो जाता पूरा पोल्स एमवीए का। नहीं 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 नहीं, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी का कैलकुलेशन मिसफायर हो गया है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी ने जो भी योजनाएं की होगी और जो उनके पाटिल वगैरह ने, चंद्रकांत पाटिल वगैरह ने किया होगा, पर महाराष्ट्र की स्ट्रेटेजी बहुत ही अंदर से वीक जा रही थी, मुझे मालूम है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपने आसपास में ऐसे लोगों को रखा है कि जो उनको सच्चा रिपोर्ट नहीं करते हैं और उनकी बात को आगे कम्युनिकेशन भी नहीं होता है, और अंदर अंदर बीजेपी के अंदर भी बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था और बहुत कार्यकर्ताओं के अंदर जबरदस्त असंतोष था। और अजीत पवार के गुट को लिया, शिंदे जी के गठ को लिया, इनको लिया, वो लिया, पर साथ में जो बीजेपी को बैलेंस करना चाहिए था वो बैलेंस देवेंद्र फडणवीस जी नहीं कर पाए, ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कंप्लेन है। और देखिए, उन्होंने हमारे एनसीपी में से आई हुई एक महिला को, चित्रा वाघ को सीधा डायरेक्ट आकर के अपने पार्टी में आई तो उनको सीधा महिला प्रमुख बना दिया। अभी जो महिलाएं, जो साइना एनसी से लेकर के और कितनी अच्छी अच्छी महिलाएं महाराष्ट्र में बीजेपी में काम कर रही थी, तो पूरी महिलाओं का घटक उसके अंदर नाराज हो गया। इनका भी इनको बहुत डाउनफॉल मिला। नहीं तो ये तो खाली मैं वन ऑफ द मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये बात आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कही हुई बात है जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जो लोगों को पैराशूट किया गया है और पैराशूट करके उनको सीधा टिकट दे दिया गया है, और जो इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके पार्टी को खड़ा किया एक बार फिर, जब सिर्फ 2 सीटें रह गई थी, उनको नजरअंदाज करके इन सब लोगों को बाहर चलाएं। अंदर से बहुत लोग बहुत खुश हैं सर कि ये लोग हार गए। नहीं, देखो क्या है कि एक बार आदमी को अपने सेल्फ के लिए घमंड हो जाता है ना, तब नुकसान होता है। अभी देखिए, योगी जी ने तो पूरी मेहनत की थी, आयोजन किया था, पर वहां जाति समीकरण को सेट करके वहां अखिलेश ने अपना इलेक्शन जीता था। पर महाराष्ट्र में तो पूरा इन्होंने जो महाविकास आघाड़ी जो बनाई थी, बीजेपी शिवसेना की युति को तोड़ करके उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाने के लिए, तो उसमें महाराष्ट्र के लोग उनके पास नहीं जाते थे। पर देवेंद्र फडणवीस और हमारे अजित पवार गठ के लोगों ने या अपने शिंदे गठ के लोगों ने लोगों के अंदर प्रचार करने का, इमोशनल लोगों को अपील करने का मास लेवल पे कोई कार्यक्रम नहीं किया। उनको लगा कि हमने बस यहाँ रोड बना दिए, हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो सब काम हो जाएगा। पर ये सर, रोड बनाने से वोट नहीं मिलते। अमेठी में देख लीजिए ना। वही मैं कहता हूँ ना सर, अमेठी में देख लीजिए, अमेठी में पहली बार सड़कें बनी और स्मृति ईरानी जी हार गई। अयोध्या में देखिए ना, अयोध्या को कितना चमका दिया और अयोध्या में भी हार गए सर। लेकिन अयोध्या और काशी में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतने कम वोट से जीते हैं, सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते हैं सर, 1,52,000 वोट से बस। उनका आपको कारण है, मुझे बनारस, मैंने एक कनेक्टेड आदमी को मैंने फोन किया था तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, पर उन्होंने ऐसा बताया कि यहाँ वाराणसी में मुसलमान, यादव और ब्राह्मण, इन तीनों ने सिंडिकेट बना के नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट वोटिंग किया है। अभी उसका कारण क्या है पता नहीं है सर। उसके 2 कारण हैं। 2 कारण। नंबर 1, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए वहां पे 70 से ज्यादा मंदिर डिमोलिश किए गए, न जाने कितने घरों को तोड़ा गया। वही चीज अयोध्या में हुई। अयोध्या में 350 घरों को डिमोलिश किया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हारा है सर। आप ये नहीं कर सकते कि आपने मानते हैं बहुत खूबसूरत बना दिया है,
लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो आपके वोटर हैं, उनका क्या? जितने सालों से वो लोग वहां पर हैं, इतने प्राचीन मंदिर हैं, 300 साल पुराने, 350 साल पुराने, 400 साल पुराने हैं, उन सबको डिमोलिश कर दिया मुकेश गांधी साहब। मतलब अब मेरा ये पूछना आपसे ये है कि अभी भी वैसे ही जैसे अभी तक अहंकार में चलते थे सभी लोग रूलिंग पार्टी के, अभी भी वैसे ही चलेंगे, या इज दिस अ वेकअप कॉल, या आप जाग जाएंगे? नहीं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठ जाग और अपना लक्ष्य प्राप्त कर। इसके लिए अगर बीजेपी अभी प्रयत्न नहीं करेंगी और यही अहंकार के चक्कर में अगर ये लोग घूमते रहेंगे तो उनका भी आगे जाकर के क्या होगा मुझे पता नहीं है। पर एक बात मैं कहता हूं कि इस टाइम के अंदर जो राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का, शरद पवार जी का, इनका जो पूरा एक टारगेट, इन्होंने जो मुस्लिमों की बातें करके, जो हिंदुओं से करके विभाजन करके जो ध्रुवीकरण का कार्य किया ना, उसके सामने बीजेपी ने जितनी हिंदू लोगों के लिए बात की और हिंदू ध्रुवीकरण करने गए, उससे हिंदू कभी ध्रुवीकरण होके हिंदू एक होते ही नहीं है। सर वो तो बोलते हैं कि आप लोगों ने शुरू किया, वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। वही क्या है वो, वही हुआ ना, मंगलसूत्र, भैंस और पता नहीं क्या कुछ। हाँ, पर वही हो गया ना कि नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने पूरा मंगलसूत्र से लेके सारे इश्यू, हमारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, हमारा घर ले लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो लोगों ने सुना और लोगों को लगा कि इतना तो कोई थोड़ी हो सकता है, इतना थोड़ा किसी का जोर चलता है, और इतना लोगों ने समझा और मुसलमान जागरूक हो गए। और मुसलमानों ने का जो नरेंद्र मोदी जी को भी वोट्स मिलते थे, आज मैंने टीवी में देखा कि एक गांव में 2500 घर थे, उसमें 500 लोगों को उन्होंने वहां मकान दिया हुआ है नरेंद्र मोदी की योजना से, फिर भी एक भी मत मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया। तो मुसलमानों का पूरा ध्रुवीकरण इन्होंने, कांग्रेस और अपोजिशन ने बहुत सिस्टमेटिकली करा दिया। जो कांग्रेस से मुसलमान भी विमुख हो गए थे, वो कांग्रेस के साथ एकजुट से जुड़ गए। तो इसका मुकेश गांधी साहब, मगर महाराष्ट्र में आंकड़ा आप देखोगे तो आउट ऑफ 48 30 जीत गए हैं एमवीए, 30 आउट ऑफ 48, दैट इज 163%। पूरे उन लोग ने सीट्स ले लिए। अभी आने वाले 4 महीने में अक्टूबर में विधानसभा इलेक्शन है, ये रेशो लेके फिर शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, दे विल एंटर एंड अगेन व्हाट वी सी इज अ मैसिव डिफीट फॉर द महायुति। तो आपके पास कोई फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वापस एक क्लीन स्वीप हो जाएगा। जिस प्रकार से ये यहां पर क्लीन स्वीप हो गए, 30 आउट ऑफ 48 टू देम। नाउ लुक एट द वे, एनसीपी, अजित पवार जी सिर्फ 1 ले पाए, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 7 लिया, बट दैट इज लॉडेबल। 2 साल में जो भी किया, उन्होंने ठाणे का सीट भी ले लिया, कल्याण डोंबिवली ले लिया, और भी जो भी अहम सीट्स ले लिए। बट यू हैव टू हैव अ फॉर्मूला, महायुति विल हैव टू डेवलप अ फॉर्मूला। मुकेश गांधी साहब एंड प्रदीप जी, कांग्रेस हैज वन 13 सीट्स। यस, 13 सीट जी। तो अनलेस यू हैव फॉर्मूला, इट विल बी वाइट, पूरा व्हाइट वॉश करेंगे विधानसभा इलेक्शन। नहीं, हमारे कई लोग नाना पटोले को बहुत अंडर एस्टिमेट करते थे, पर नाना पटोले जी ने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और कांग्रेस को वापस रिवाइव कर दिया महाराष्ट्र में। माने ही बिकम द वेरी बिग लीडर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। और आपकी बात सही है कि अगर अभी फिनिक्स पंखी के माफिक अगर ये लोग हमारे एनसीपी के, बीजेपी और शिंदे के ग्रुप के लोग साथ में मिलके कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं करेंगे, लोगों को इमोशनल अपीलिंग नहीं करेंगे, अपने सच्चे कार्यकर्ताओं को संभाल के आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तो 100% अगले विधानसभा के इलेक्शन में भी यही टाइप का रिजल्ट आएगा और सरकार महाविकास आघाड़ी के पास चली जाएगी। और अपने ही कार्यकर्ताओं में से या अपने ही नेताओं में से आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, टिकटों का वितरण जो है अपने ही लोगों को देंगे, बाहर के आए हुए लोगों को नहीं देंगे। अगर आप दोबारा ऐसा करेंगे तो बुरी तरह हार जाएंगे सर, मुझको ऐसा लगता है। अरे आप देखिए, अभी ये टाइम में इलेक्शन के अंदर भी जितनी भी सीटें थी, इनको जितना भी फंड मिला, तो वो फंड भी जो महायुति के कार्यकर्ताओं को और पर्टिकुलरली महिलाओं तक वो फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हुआ।
तो उसकी भी असर पड़ी है भैया। जी पढ़िए। आज इलेक्शन के अंदर बहुत फैक्टर्स काम करते हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि पीयूष गोयल जो बीजेपी में जीते, वहां लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता उनको सपोर्ट नहीं देते थे और उन्होंने बाहर से कार्यकर्ताओं को अपने ग्रुप के बुलवा के वहां प्रचार का कार्य बढ़ाया और ये सीट जीत के लाए। बीजेपी के अंदर भी एक सर वो तो अंडरस्टैंडेबल है, इतने 2 बार जीते हुए गोपाल शेट्टी साहब बड़े पॉपुलर लीडर, उनको रिप्लेस किया गया, उनकी जगह पे पीयूष गोयल साहब को लाया गया, तो वो सर लोकल में तो रिजेंटमेंट होगी ना, ये क्या है, वो तो मानते हैं सर, उसमें कोई वो नहीं। पर उसमें क्या, पर ऐसा इसी तरह कितनी सीटें बीजेपी ने तोड़ दी ना अपनी जी। आज कम से कम 22-23 सीट तो आनी चाहिए थी बीजेपी की एटलीस्ट जी। अभी तो कितनी आई प्रदीप जी? 10 आई है ना? 10 7 और एक एनसीपी 7 एकनाथ सेना, वही आया ना। हाँ बिल्कुल 18 सीट, 11 सीट खाली बीजेपी की आई, 10 कम हो गया, 10 सीट आई और इनकी खाली 7 या 8 सीट आई बस। 7 सीट और 1 सीट, टोटल 18 सीट आई, टोटल 18। 18 पे चैप्टर पूरा हो गया जी। तो और उधर आप देखिए 30 सीट्स, मतलब 30 out of 48. It's a very big score. Yes. And same thing is going to follow in the Vidhan Sabha if you don't take corrective action right now and you don't have time, Mukesh Gandhi sir. No time at all. नहीं, no time, one every single day. ये क्या है, ये तीनों पार्टियों की मैंने देखा था कि वॉर रूम का काम भी इतना वीक जा रहा था अंदर से। मुझे रिपोर्ट मिलती थी कि तीनों लोग पार्टियां इतना फंड होने के बाद में भी तीनों पार्टियों की वॉर रूम बहुत वीक काम कर रही थी और जो एफिशिएंसी से कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना चाहिए, उनको फंड देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ऐसा काम ही नहीं हो रहा था। तो जैसी करनी वैसी भरनी हो रही है। अमित शाह जी ने अभी ट्वीट करके मोदी जी को बधाई दिया कि 3rd टाइम यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय द पीपल, यू आर गोइंग टू फॉर्म द हैट्रिक गवर्नमेंट। अब सीधा आप गवर्नमेंट फॉर्म करें और आपके जन कल्याण स्कीम्स को लोगों ने अपनाया है, आपके पॉलिसीज को लोगों ने अपनाया है। तो अमित शाह जी ने क्लियर कट इंडिकेशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी कहा कि बीजेपी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट फॉर द 3rd टाइम एंड वी एक्सेप्ट द पीपल्स मैंडेट। क्लियर कट है, अभी कोई चॉइस नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। जब इतने सीनियर लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, तो आई डोंट थिंक ये तोड़ना फोड़ना होगा कुछ भी। गांधी साहब नहीं, गवर्नमेंट तो मोदी साहब बनाएंगे और ये गवर्नमेंट बना करके देखिए, मोदी साहब के पास मेजोरिटी नहीं थी, तब भी उन्होंने राम मंदिर का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लाए थे, काम किया था। ट्रिपल तलाक के टाइम में भी उन्होंने वो टाइप की योजनाएं की थी। अभी जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो बड़ा एकदम जो एग्रेसिव जो एजेंडा था, वो अपने टाइम पे अलग ढंग से वो इम्प्लीमेंट करेंगे, पर सरकार 100% अभी नरेंद्र मोदी जी बनाएंगे और उनका नेतृत्व स्वयं नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मोदी गांधी साहब, डू यू बिलीव दैट मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गारंटी, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के गारंटी वर्सेस राहुल गांधी, कौन सक्सीड किया? बिकॉज कांग्रेस भी 52 से दे केम टू 98-99 तक पहुंच गए, दे नियरली डबल्ड। कांग्रेस ने अपना फिगर्स को डबल कर दिया है। मोदी साहब 303 से 241 तक आए, बट देन आए, ही इज स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो व्हाट हैपेंड, आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी? जो मां लक्ष्मी योजना, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 1 लाख रुपया पर एनम महिलाओं को पहली नौकरी पक्की, ये सब क्या लोगों के दिल में बैठ गया गांधी साहब? नहीं, इसमें गारंटी का तो किसी ने न तो मोदी जी ने कोई बड़ी बड़ी गारंटी दी है और राहुल गांधी ने जो भी गारंटी की है वो एक लॉलीपॉप के माफिक दी थी। तो वो लॉलीपॉप का लोगों के ऊपर असर नहीं हुआ है, उसके कारण वो 98 सीट जीत के आया, ऐसा मुझे नहीं मानता है। उनमें 2-5% लोगों के ऊपर उनकी असर हुई होगी। ये पूरा इलेक्शन जातिवाद और धर्म के ध्रुवीकरण के ऊपर ही हुआ है और उसके कारण ही ये राहुल गांधी और अपोजिशन वाले जो हैं वो जीते हैं और नरेंद्र मोदी जी को उनके कारण उनकी सीट कम हुई है। ये ध्रुवीकरण के फैक्टर ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है पूरे हमारे इलेक्शन के अंदर। ओडिशा में जबरदस्त परफॉर्मेंस था मोदी जी का, आउट ऑफ 21 19 सीट्स बीजेपी ने लिया, दैट्स अ क्लासिक परफॉर्मेंस कंसिडरिंग पटनायक कोई
कमजोर व्यक्ति नहीं था, रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट, मगर असेंबली भी चला गया और एमपीज भी वो सिर्फ 2 ही ला पाए, बीजेडी 1 ही ला पाए, 19 बीजेपी 1। तो हाउ डू यू सी, इवन भले कुछ भी आप कहो, मोदी जी जहां परफॉर्म करना था परफॉर्म किया है। गांधी साहब नहीं, उन्होंने परफॉर्म तो किया ही है, और देखो पूरे सारे हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर से उनको सीटें मिली है, उनका विजय हुआ है। खाली उनका मेन प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि यूपी, महाराष्ट्र और थोड़ी राजस्थान, इन 3 जगह पे इनकी सीटों का, और बंगाल में जो उनका एक्सपेक्टेशन था वो कमजोर होने के कारण उनका जो पूरा गणित था, मैथमेटिक्स था, इलेक्शन को पूरा मेजोरिटी में लाने का, वो कम पड़ा है। तो अभी ये तो लोकशाही है, और लोकशाही में ऐसा होता भी है, बड़े बड़े लीडरों बड़े बड़े काम करते हैं। चर्चिल ने देखो ब्रिटेन, हमारे हिंदुस्तान को आजाद करने के बाद में चर्चिल ने जब इलेक्शन लड़ा तो चर्चिल खुद इलेक्शन हार गए थे। उस टाइम में उनकी पार्टी हार गई थी और दूसरी लेबर पार्टी वहां से जीत के आई थी। तो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल का आपने जिक्र किया, वेस्ट बंगाल में ममता जी ने जबरदस्त काम किया, 22 से सीधा 30 एमपीज लेके आए, और बीजेपी रिड्यूस फ्रॉम 18 to 11। और ये कहा जा रहा था एग्जिट पोल के मुताबिक कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 24 या 25 सीटें आएंगी वहां पे। हाँ जी, हाँ जी। तो 30 का क्या होगा? इवन नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने टीवी में अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माय परफॉर्मेंस फ्रॉम द ऑल अदर स्टेट्स इन बंगाल, आई विल डू द फर्स्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने बताया। It has been reduced by 9 seats from last time. 9 सीट। तो सर आपसे मैं जानना चाहता हूं चलते चलते, ये जो मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी की पार्टी, मोदी का देश, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपको क्या लगता है? मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को ये बोलना चाहिए भाई हमारी सरकार है, एनडीए को बोलना चाहिए हमारी सरकार है? ये आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा हो गया है? जैसे इंदिरा जी के वक्त हुआ करता था, आवर ऑब्जेक्शन टू इंदिरा गांधी यूज्ड टू बी द सेम, इंडिया इज इंदिरा, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, क्या होता है, हमारा देश जो है ना हीरो वर्शिपर है। तो इन लोगों को क्या लगा कि मोदी जी को हीरो बनाएंगे, और मोदी जी को हीरो बनाने के लायक भी है, तो इनके ऊपर इन्होंने पूरा जुगाड़ खेला। पर क्या हो गया कि ये टाइम में ऑपोजिशन ने, मैंने पहले भी कहा वैसे, कि ध्रुवीकरण करके जाति और धर्म के अंदर इतना कंसोलिडेशन किया। सर जीतने के लिए सब कुछ करेंगे ना, नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, ऐसी क्या बात है? अभी देखिए वो मोदी जी ने भी सामने ध्रुवीकरण का प्रयत्न किया, पर हिंदू लोगों ने, बीजेपी ने तो किया। सर भारतीय जनता पार्टी अभी तक क्या कर रही है? 1984 में जब आपकी सिर्फ 2 सीट आई थी, उसके बाद राम रथ यात्रा को लेकर के आप यहां तक पहुंचे हैं, सीधी बात है। हाँ, सही बात है। लेकिन इस बार कैंपेन में चलते चलते आपसे पूछ रहा हूं, आप राम जी को भूल गए, सीधी बात है। सर राम जी को याद रखते, मैं फिर बोलता हूं 350 सीट कहीं नहीं गई थी। राम जी को याद रखते, ये बोलते काशी विश्वनाथ मंदिर बनेगा ही बनेगा, हम बनाएंगे ऐसी की तैसी, और कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बनाएंगे। 350 सीट आई थी सर। सही बात है, मैं आई सपोर्ट यू, और आपके स्टेटमेंट के साथ में मैं सहमत हूं। इन्होंने एक बाजू में ध्रुवीकरण की बात की, और बाद में जो जलद नारे देने चाहिए ना, वो नारे नहीं दे सके, खाली टीका करते रह गए। अगर जलद नारे देते। सर वाजपेयी जी के साथ यही हुआ। अटल जी भी शाइनिंग इंडिया याद रख गए, राम मंदिर को भूल गए थे, 2004 में हार गए। वो रिपीट हुआ है सर। अभी तो क्या कांटे की टक्कर है। अब पता नहीं नायडू साहब कल फोन उठा करके ये बोलते हैं मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं, फिर क्या करेंगे सर आप? फिर तो हालत खराब है। अभी लेट अस प्रे दैट I hope it doesn't happen, but it might. And with Mr. Nitish Kumar, you never know. You also know that, Mr. Mukesh Gandhi. With Mr. Nitish Kumar, you never know. His life's ambition has been to be the Prime Minister, and he just might be Prime Minister this time. और शरद पवार जी किसी को भी उजागर करने में एक्सपर्ट है, और कर उजागर अगर उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हाँ, और स्पेशली जब वो कहता कि मैं नहीं बात किया, हमने दोनों से नहीं बात किया, इसका मतलब बात हुई है, लंबी बात हुई है। हाँ, लंबी इन्फॉर्मेशन भी ले लिया।
मुकेश गांधी मुझे साहब, बहुत मालूम बहुत है, नमस्कार आपको। मुझे मालूम है चंद्रबाबू नायडू और शरद पवार जी बहुत क्लोज है। बहुत जब close है। चंद्रबाबू नायडू जब चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, तब मैं बंगाल के शरद नहीं पवार जी सर, आंध्र प्रदेश के। सॉरी आंध्र प्रदेश के, जी। तब मैं शरद पवार जी का मैसेज लेके भी उनके पास गया हूँ एक काम के लिए, जी। लोक कल्याण के। जी। तो उन्होंने इतना ही कहा था ये कि आपको I ऐड करने की जरूरत नहीं है, लोक कल्याण का काम के लिए गए, मालूम है सर। लोक कल्याण छोड़िए। लोक कल्याण का काम था, लोक कल्याण का काम था, वो गुजराती समाज का वहां कुछ जी। था, तो चंद्रबाबू नायडू जी ने सर काम करके दिया। ये बाय द वे एक और रिजेंटमेंट थी अयोध्या में, ये भी आपको बता दूं, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन अभी आपने बात छेड़ी है तो बोल रहा हूं। अयोध्या में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो भी टेंट सिटी है, सारे गुजराती कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। ये एक और फैक्टर था रिजेंटमेंट के लिए, ये भी बता दूं आपको। और समाजवादी पार्टी ने एक्सप्लॉइट कर दिया, पूरे ढंग से उनको एक्सप्लॉइट कर दिया कि देखो कौन बना रहा है, कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ, मंदिर भी बनाया गुजराती ने, कॉन्ट्रैक्टर भी गुजराती है, कंस्ट्रक्शन का काम भी गुजराती के पास है। अरे बाप रे। खैर छोड़िए सर, मुकेश गांधी साहब चलिए। नहीं अभी आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया होता है और मुझे बहुत पसंद आती है ये बात कि भले आप अजीत दादा पवार के साथ हैं, बट यू नेवर अलाउ दैट टू क्लाउड योर एनालिसिस। ये पक्का। नहीं फॉर दैट I learn from you both the person. You are the very, माने मुझे तो राजकीय विश्लेषण का आपने थोड़ा एक शौक लगा दिया। आज सुबह में डीडी में भी गया था, दूसरे भी चैनलों पे क्या गया था, बात है सर, वहां भी यही बात हुई कि मैंने हमेशा न्यूट्रल बात की। मेरे सामने सचिन आहिर वगैरह थे और दूसरे पत्रकार भी थे, तो मैंने यही कहा कि भाई जो होना है वो होना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करता है। पर एक बात राजीव जी है कि हेल्दी डेमोक्रेसी अभी हिंदुस्तान में एक नया दौर पकड़ रही है, एक नई आशा जग रही है, नई उम्मीद है, और अभी घमंडी लोगों का राज नहीं चलेगा। जो लोगों के साथ में मिलके, उनके साथ इमोशनल अटैच रह के लोगों की समस्या सॉल्व करेंगे, उनकी राज चलेगी, उनकी सत्ता चलेगी। नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। जय महादेव।